ओके, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एक्ट एंड सर्कुलर में। तो एक्ट एंड सर्कुलर में हम पढ़ रहे थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। तो ये ईपीएफ एक्ट 1952 का हम ये है पार्ट 4। इस पार्ट 4 में हम देखेंगे सेक्शन 6 एंड रिलेटेड सब सेक्शन, दैट इज 6A, 6C, 6D। और ये सेक्शन 6 जो है ये पूरा रिलेटेड है ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। इसके अलावा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएफ स्कीम के बारे में बताएंगे। इसके बाद ईडीएलआई, जो कि मैं बताते रहता हूँ कि इंश्योरेंस स्कीम जो कि ईपीएफ को प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ईडीएलआई। एंड जो है कि स्कीम का अप्रूवल कैसे मिलता है पार्लियामेंट में, ये सब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन 6 जो है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट का। ठीक है। तो ये जो है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कंट्रीब्यूशन कैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन करता है। तो यानी कि इस कंट्रीब्यूशन में कौन से पार्ट होते हैं, मतलब कौन से क्राइटेरिया जो पकड़े जाते हैं। जैसे कि कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो बेसिक वेजेस में डिफाइन करता है, या फिर डियरनेस अलाउंसेस, या फिर रिटेनिंग अलाउंसेस। ये इसमें जो है ये इसको पकड़ के जो पूरा एम्प्लॉयर पैसा भरता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और ये जो कंट्रीब्यूशन रहता है ये फिक्स परसेंटेज में जो है एम्प्लॉयर जो है ईपीएफओ को डिपॉजिट करता है। तो इसका जनरली फिक्स अमाउंट 10% रहता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट। ये कुछ एस्टेब्लिशमेंट ये 12% भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि उस एस्टेब्लिशमेंट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% डिपॉजिट करने के लिए कहा है कि नहीं आया, लेकिन ये नॉर्मली 10 या फिर 12% तक ही सीमित रहता है। और सेम अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब यहाँ पे एक रहता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक रहता है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, जो कि इक्वल रहता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जनरली 10 या फिर 12% रहता है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उतना ही रहता है जितना एम्प्लॉयर रहता है। ये हो गया कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो 10 और 12% तक सीमित रहता है, लेकिन एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो रहता है, जो कि एम्प्लॉय खुद जमा करता है, उसमें ये सहूलियत दी है कि वो एडिशनली कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकता है, जिसको हम वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, वीपीएफ, एम्प्लॉय वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। इसमें वो एडिशनली खुद से अपने वेजेस में या फिर उसकी सैलरी में से डिडक्शन करवा सकता है। तो वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन केस अगर 12% है, तो एडिशनली वो एम्प्लॉय अपना खुद का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा डिडक्ट कर सकता है, जो कि 15% भी रह सकता है, 20% उसके अनुसार रह सकता है, वो एम्प्लॉय के अनुसार। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एम्प्लॉई अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉई अपना कंट्रीब्यूशन 15% करना चाहता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 10% है, तो ये क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया में एम्प्लॉयर को एडिशनल 5% कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो वो 10% ही कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर को अगर चाहे तो वो बढ़ा सकता है। तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ओके, इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि 2-3 टर्म्स, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। डियरनेस अलाउंस का मतलब जो है कैश वैल्यू, जो कि फूड कंसेशन के लिए ये या फिर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने के लिए, वो डेफिनेशन में आपको पूरा पता ही एक्सप्लेन ही किया है मैंने कि व्हाट आर द डियरनेस अलाउंस, व्हाट आर द वेजेस, व्हाट आर द फूड अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस एंड सो ऑन। उसके अलावा यहाँ पे और एक रिटेनिंग अलाउंस रहता है, जो कि एम्प्लॉय को पेड किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा ड्यूरिंग पीरियड वेयर नॉट वर्किंग।
बट द एम्प्लॉयर वांट्स टू रिटेन देयर सर्विस। ओके, यानी कि रिटेनिंग अलाउंसेस पेड टू द एम्प्लॉय ऑफ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग पीरियड व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट वर्किंग। बट एम्प्लॉयर को वो छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट अगर काम नहीं कर पाए एखादी सर्टन पीरियड में, लेकिन फिर भी वो जो एम्प्लॉयर है उनको जो कि एम्प्लॉय है उनको रिटेन करना चाहते हैं, तो उस स्पेसिफिक टाइम के लिए जो अलाउंसेस हम प्रोवाइड करते हैं उसको रिटेनिंग अलाउंसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते शुगर इंडस्ट्री का काम नॉर्मली 6 मंथ में ही रहता है, 6 मंथ, जबकि वो गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन उसके बाद उसका हार्डली 4 या 5 महीने में वो बंद रहती है। तो उस टाइम में वो एम्प्लॉयर कहीं दूसरे जगह पे काम न करने जाए, तो इसके लिए एम्प्लॉयर उसको वेजेस प्रोवाइड करता है, यानी कि अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करता है, तो उसको हम रिटेनिंग अलाउंसेस कह सकते हैं। ओके, तो ये 2 टर्म हो गए इंपॉर्टेंट। रिटेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डियरनेस तो आपको डे टू डे लाइफ में यूज़ ही होता है, तो आपको पता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं 6 एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। ओके, तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक अनादर स्कीम है जो इस एक्ट के अंडर आता है। पहला तो हो गया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, EPF। उसके बाद जो है वो है EPS, 6A के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिससे हम पहले फैमिली पेंशन स्कीम बोल सकते थे 1971 आई गेस, लेकिन उसका नाम फिर चेंज होके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कर दिया 1995। अभी इसको फिर से रिवाइज करके एक नई स्कीम बनाए, मतलब स्कीम वही है लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, जो कि है 2026 में अभी लेटेस्ट में, तो वो एक ही है। इसके देखते हैं तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है वो एम्प्लॉय को पेंशन से रिलेटेड जो भी है वो काम जो है इस स्कीम के अंडर आता है। मतलब मेंबर को जो डिफरेंट पेंशन मिलते हैं, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया। जैसे कि ये तो वैसे एम्प्लॉय को जैसे सुपर एन्युएशन पेंशन हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, परमानेंट डिसेबलमेंट पेंशन हो गया, PWD मतलब परमानेंट डिसेबलमेंट पेंशन, ये सभी EPS स्कीम के अंतर्गत आता है। तो सुपर एक एक हम देखते हैं वैसे। तो सुपर एन्युएशन सबसे पहले आता है, सुपर एन्युएशन पेंशन। तो सुपर एन्युएशन पेंशन जो है, जो मेंबर आफ्टर रिटायरमेंट का कंप्लीट होने के बाद जो पेंशन उसे मिलती है वो सुपर एन्युएशन पेंशन हो गई। उसके बाद एक रिटायरमेंट पेंशन होता है, इसको हम इसलिए मतलब वो वैसे ही सुपर एन्युएशन, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वैसे मॉडिफिकेशन है। तो रिटायरमेंट पेंशन में आप एक देख सकते हैं कि एक जो पेंशन होती है जो 50 ईयर्स के बाद भी हम लागू कर सकते हैं, और एक रहती है 58। तो 58 में जो प्रॉपर 58 कंप्लीट होने के बाद जो एम्प्लॉय पेंशन लेता है वो हो गया सुपर एन्युएशन पेंशन। और 50 के बाद अगर वो चाहे तो वो पेंशन ले सकता है, उसको हम रिड्यूस पेंशन बोलते हैं। वो 50 के बाद कभी भी ले सकता है, और वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो रिड्यूस रहेगा, उसका अमाउंट जो रहेगा वो 58 के जो 58 में अगर उसको जो भी मिलेगा उससे कम ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले ले रहा है, तो उसमें वो ये होगा, अफेक्ट करेगा कंट्रीब्यूशन में, और अल्टीमेटली वो पेंशन अमाउंट में भी डिफर करेगा। इसके अलावा थर्ड पेंशन हो गया परमानेंट टोटल डिसेबल्ड पेंशन। मतलब अगर एम्प्लॉय एस्टेब्लिशमेंट में काम करते वक्त अगर किसी हादसा होता है, कोई हादसा होता है, और उस हादसे में अगर मेंबर परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, परमानेंटली डिसेबल यानी वो काम कर नहीं सकता, तो ऐसे क्राइटेरिया में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उसको, मतलब ये जो स्कीम है EPS स्कीम, उसको एक डिसेबल्ड पेंशन प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपना काम जो है उसका खर्चा वगैरह चला सके। तो ये एक और पार्ट हो गया। इसके अलावा तीसरा पार्ट हो गया इसमें। ओके, तो इसके अलावा एक और हो गया फैमिली पेंशन यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय काम करते वक्त या फिर विद इन ड्यूटी, और जो ड्यूटी के वक्त में अगर उसकी किसी कारणवश अगर डेथ हो जाती है,
तो इस टाइम पे वो तो मेंबर अवेलेबल नहीं रहेगा पेंशन लेने के लिए। तो इस वक्त में ऑन दैट बेसिस मेंबर के फैमिली मेंबर जो कि डायरेक्ट फैमिली मेंबर रहेंगे, जो भी विडोवर उसकी पत्नी रहेगी या फिर उसके बच्चे रहेंगे, जो भी रहेंगे बच्चे में अगर कोई ऑर्फन मतलब सॉरी किसी अडॉप्ट किया होगा चाइल्ड होगा, उसी को उसको भी पेंशन मिल सकती है। तो इसमें हम फैमिली पेंशन में वो उन लोगों को पेंशन मिलती है जो कि फैमिली मेम्बर मतलब मेंबर की डेथ होने के बाद जो कि उसके फैमिली में बचे रहेंगे। ओके, तो ये इसके बाद हम देखते हैं कि ये ओके, तो ये सभी हो गए कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन मिलते हैं एम्प्लॉय को। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट टाइप ये हो गया कि पेंशन, ये जो फैमिली पेंशन है इसका फंड का क्रिएशन कैसे होता है। ओके, तो ये फंड कहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे डिपॉजिट होता है। तो ये जो है एम्प्लॉय पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो है ये एम्प्लॉय शेयर से ही डिडक्ट किया जाता है। मतलब एम्प्लॉय शेयर का अगर उसके वेजेस कम है एम्प्लॉय शेयर में, अगर उसके बेसिक वेजेस 15,000, ये क्राइटेरिया अभी सितंबर 2024 2014 को लागू हुआ है। अगर मतलब 15,000 वाले वेजेस का इसमें कहा गया था कि अगर उसके वेजेस 15 बेसिक वेजेस 15,000 के नीचे तो ऑटोमेटिकली वो पेंशन के लिए ये हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। तो इस केस में उसका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें से 8.33% जो है कंट्रीब्यूशन वो पेंशन में डिपॉजिट किया जाता है, और बाकी का जो है एम्प्लॉय शेयर में जाता है। तो पेंशन फंड को एक अलग मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में एक डिफरेंट पार्ट है जहाँ पे पेंशन का कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है। इसके अलावा ये जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद कि कितना कितना डिडक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो पार्लियामेंट में एक्ट के बाद मतलब वो जो स्कीम में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उसमें। और इसके अलावा ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है ये मतलब ये चालू होने के बाद जो प्रीवियस जो फैमिली पेंशन स्कीम थी, जो मैंने आपको बोला 1971 या ऐसे कुछ था, तो इसको ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया था। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है ये भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जब चालू हुई जो कि है 1995, तो प्रीवियस जो फैमिली पेंशन स्कीम थी वो ये जो है बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई, उसका ऑपरेशन बंद कर दिया था, क्योंकि ये जो पूरा फंड है ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ओके, तो ये पूरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम हम बता दिया। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पेंशन है, जैसे सुपर एन्युएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, डिसर्वेंट पेंशन, इसके बाद फैमिली पेंशन। इसके बाद ये पेंशन फंड ऑपरेट करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा। इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एक पार्ट जो है वो पेंशन फंड में जमा किया जाता है। और और उसके बेसिक वेजेस 15,000 के नीचे है, जो कि लागू हुआ है सितंबर 2014 से, कि अगर वेजेस 15,000 से नीचे है तो वो पेंशन का मेंबर होता है, अगर उसके वेजेस ज़्यादा है तो वो पेंशन का मेंबर नहीं है, लेकिन उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सितंबर 2014 के बाद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। तो हम आगे देखते सेक्शन 60 जो कि है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, EDLI। तो EDLI का, तो इसका नाम आपने पढ़ लिया होगा, EDLI का फुल फॉर्म हो गया एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, जो कि एम्प्लॉय को डेथ के टाइम पे प्रोवाइड मतलब एम्प्लॉय को नहीं, एम्प्लॉय के फैमिली मेम्बर को एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर कोई मेंबर इन केस उसकी डेथ हो जाए एट द टाइम ऑफ सर्विस, तो वो मरने के बाद उसके फैमिली को मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए रहता है। ओके,
तो EDLI जो है, तो EDLI द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द सर्विस। और ये जो है स्कीम एक इंश्योरेंस बेनिफिट का काम करता है फैमिली मेम्बर के लिए। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन, इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम EDLI में कर सकते हैं वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम, तो इस जैसे जैसे EPF में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। EPS में EPS का पेंशन का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट डिडक्ट करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा जाहिर करते हैं, उतना वो डिपॉजिट किया जाता है, वो पेंशन का कंट्रीब्यूशन हो गया। उसी तरह EDLI यानी कि इंश्योरेंस जो है, ये इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी कंट्रीब्यूशन जमा करना ज़रूरी है। और ये कंट्रीब्यूशन जो है ये एम्प्लॉय के द्वारा नहीं, एम्प्लॉयर के द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा जाता है। इसका यानी कि एम्प्लॉयर को EPFO ऑफिस में पूरा ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसके पैसे उनको भरने पड़ते हैं। इसके बाद ही ये जो इंश्योरेंस बेनिफिट है उस एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 1% ऑफ बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस या फिर रिटेनिंग अलाउंस जो भी है उसके 1% में उसका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा उसका अमाउंट जाहिर करता है। या फिर हो गया ये हो गया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फॉर द इंश्योरेंस बेनिफिट। इसके अलावा एम्प्लॉयर को एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं फॉर EDLI बेनिफिट, जो कि है 1/4 ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि है 1/4 ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, 0.25 ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पूरी स्कीम जो है अगर चालू करनी है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी रहता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन फंड। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ये एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और इंश्योरेंस स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और इसके जो रूल्स, बेनिफिट, एडमिनिस्ट्रेशन, फंड मैनेजमेंट, ये पूरा सेंट्रल बोर्ड इसका देखता है। ओके, तो ये हो गया EDLI स्कीम, जो कि है आफ्टर डेथ एम्प्लॉयर के फैमिली मेम्बर को मॉनेटरी बेनिफिट मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर के द्वारा जमा किया जाता है, जो कि है 1% ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑफ सो एंड सो। और एक अलग चार्जेस रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो रहते हैं 1/4 ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ 0.25। ओके, तो ये पूरा हो गया EDLI स्कीम के बारे में। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 6D, जो कि आखिरी सेक्शन है सेक्शन 6C का। तो ये है लेइंग स्कीम ऑफ बिफोर पार्लियामेंट। तो ये स्कीम जो है ये पूरा तैयार करने के बाद विदाउट पार्लियामेंट में पास किए बगैर ये तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये एक्ट में सेक्शन 6D प्रोवाइड करता है कि ये पार्लियामेंट में आगे प्रस्ताव, ये जो पूरा प्रस्ताव है स्कीम का वो सेक्शन 6D जो है, तो यही पूरा उसमें यही लिखा है स्कीम बिफोर पार्लियामेंट में पैसे, उसके प्रोसेस वगैरह क्या है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द स्कीम, मतलब ये पार्लियामेंट में जाने के बाद उसका कैसे मॉनिटरिंग वगैरह कैसे होगा, वो पास कैसे होगा, ये पूरा सेक्शन 6D में बताया गया है। तो आप यही समझ सकते हैं कि नॉर्मली सेक्शन 6D एक्सप्लेन द पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर द स्कीम। तो जो कि पार्लियामेंट्री ओवर द स्कीम, तो इस स्कीम में टोटल ये हो गए 3 स्कीम हो गए, मतलब एट द पॉइंट, दैट इज़ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम, जो कि सेक्शन 5 में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम हो गया 6A में, और इंश्योरेंस वाली हो गया EDLI स्कीम सेक्शन 6C में। तो ये पूरा जो है ये पूरा पास करने के लिए पार्लियामेंट में जाता है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस, सॉरी राज्यसभा, लोकसभा। और उसके बाद फिर वो 30 दिन में वो पूरा पारित होने के बाद फिर वो लागू हो जाता है।
ओके, तो ये स्कीम फिर पार्लियामेंट में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद वो उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं कि ये स्कीम ऑपरेट होनी चाहिए नहीं या होनी चाहिए। फिर वो अगर वो स्कीम सब कुछ बराबर रहा तो अगर दोनों हाउस एग्री हुए तो उसमें वो मॉडिफिकेशन किए जाते हैं या फिर उसको डायरेक्ट मतलब लागू किया जाता है या फिर उसको रिजेक्ट किया जाता है फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए। तो ये पूरा जो है पार्लियामेंट में कैसे कैसे स्कीम को लाया जाएगा, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, उसको कैसे लागू किया जाएगा, उसमें कैसे रिवाइव करा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, ये पूरा जो है वो सेक्शन 6D में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सेक्शन 6D रिलेटेड टू स्कीम लाइंग ऑफ स्कीम बिफोर पार्लियामेंट, मतलब नाम ही ठीक है, इसमें कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया टोटल पूरा सेक्शंस। तो सेक्शन 6 में हमने EPF कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरा देख लिया कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसके बाद कितना कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है, जैसे 10%, इन सम केसेस 12%। उसके बाद VRA वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, डियरनेस अलाउंस देखा है, रिटर्निंग अलाउंसेस रिटर्निंग अलाउंसेस देखा, ये सब हमने देखा सेक्शन 5 में, सेक्शन 6 में। इसके बाद सेक्शन 6A में हमने देखा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि है सुपर एन्युएशन पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। इसके बाद फैमिली पेंशन, ये पूरा पेंशन स्कीम में कैसे कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है, फिर कैसे पेंशन मिलती है, ये सब हमने देखा सेक्शन 6A में। सेक्शन 6C में हमने देखा इंश्योरेंस स्कीम के बारे में, जो कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लीग इंश्योरेंस स्कीम। उसमें हम इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय के मेंबर को आफ्टर डेथ ऑफ द मेंबर। उसके बाद सेक्शन 6D हमने देखा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स रिलेटेड टू द स्कीम। तो इस तरह से जो कि इस एक्ट के अंतर्गत 3 स्कीम बनाई गई है। इस एक्ट के अंतर्गत आप ध्यान रख सकते हैं, इस एक्ट के अंतर्गत 3 स्कीम बनाई गई है। एक तो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसके बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय इंश्योरेंस के लिए EDLI स्कीम। तो EPF में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है। EPF में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से सर्टन पार्ट पेंशन फंड के लिए डिपॉजिट किया जाता है, और EDLI स्कीम में एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन जमा करता है, जो कि प्रोवाइड करते हैं बेनिफिट एम्प्लॉय को और उसके फैमिली मेम्बर को। तो ये पूरा हमने सेक्शन 6C में अभी पूरे हमने स्कीम्स रिलेटेड पूरा देख लिया है। और इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 7 मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम। ओके, तो ये आप वीडियो को आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।